डियर स्टूडेंट, कुछ दिन पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात की थी। आज हम वापस स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करते हैं। फिशर प्रक्षेपण एवं फ्लाइंग वेज सूत्र। फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूले। त्रिविम रसायन अणु की त्रिविमीय संरचना से संबंधित होती है, जिसे हम द्विविमीय कागज या श्याम पट पर लिखने की आवश्यकता होती है। ऐसा फ्लाइंग वेज सूत्र की सहायता से किया जा सकता है या फिर अधिकांशतः फिशर प्रक्षेपण सूत्र द्वारा ही लिखा जाता है। एक वेज को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर सॉलिड लाइन के द्वारा वेज को प्रस्तुत किया जा सकता है, इसी प्रकार एक टूटी हुई लाइन के द्वारा भी वेज को प्रदर्शित किया जा सकता है। ए सॉलिड वेज और ए ब्रोकन वेज। जब भी हम फ्लाइंग वेज की बात करेंगे तो हमें दो लाइनें ये मिलेगी। एक तो सॉलिड लाइन मिलेगी, एक टूटी हुई लाइन मिलेगी और एक प्लेन लाइन मिलेगी, सीधी रेखा। उसको लिखने के लिए हमें निम्न नियमों का सहारा लेना होता है। तो पहले हम फ्लाइंग वेज की बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चतुष्फलकीय अणु को इस प्रकार देखते हैं कि 4 में से 2 समूह कागज के तल में तथा शेष 2 कागज के तल के ऊपर या नीचे हो। जो हम कागज के तल में रखते हैं उसको हम लाइन से बताते हैं, और जो कागज के ऊपर होता है, हमारी तरफ होता है, उसको हम सॉलिड वेज से बताते हैं, और जो कागज के नीचे होता है उसको हम डॉटेड लाइन से बताते हैं। बंद जो हमारी तरफ आ रहा है उसे कागज के तल के बाहर ठोस वेज से दर्शाते हैं। इसी प्रकार बंद जो हमसे दूर जा रहा है उसे कागज के तल के पीछे टूटी वेज से दर्शाते हैं। वह बंद जो कागज के तल में हो उसे सामान्य रेखा से दर्शाते हैं। तीनों रेखाओं का मतलब पता चल गया। ये तो सामान्य रेखा है जो कागज के तल पर होती है। सॉलिड वेज जो है वह हमारी तरफ होती है, उसकी दिशा कागज के तल के ऊपर, और जो टूटी लाइन होती है वह कागज के नीचे की तरफ होती है, हमसे दूर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक हम CABCD कोई चतुष्फलकीय अणु है, उसको हम सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है ADBC। इसको अगर हम फ्लाइंग वेज में लिखें इस प्रकार, इसमें B और C कागज के तल के ऊपर है और A और D कागज के तल के नीचे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्यादातर हमारे इसी प्रकार के प्रोजेक्शन चलेंगे जिसको हम फिशर बोलते हैं। इसमें भी कुछ नियम को फॉलो हमें करना होता है। वो नियम क्या है हम देखते हैं। पहला नियम, एक अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि 2 समूह कागज के तल के ऊपर हो तथा 2 समूह इसके नीचे हो।
उसके बाद एक दूसरे के समकोण दो रेखाएं खींचते हैं, एक दूसरे के समकोण दो रेखाएं खींचते हैं, अर्थात एक क्रॉस बनाते हैं। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहां क्रॉस कर रही है, उस बिंदु को किरेल कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरेल कार्बन। तथा इसे संरचना में चिन्हित नहीं किया जाता है। क्षैतिज रेखा कागज के तल से ऊपर वाले समूह को दर्शाती है। क्षैतिज रेखा कागज के तल से ऊपर वाले समूहों को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? क्षैतिज बंध देखने वाले की तरफ होते हैं, अर्थात जो क्षैतिज बंध है वो हमेशा व्यूअर की तरफ होते हैं। वो देखने वाले मतलब व्यूअर की तरफ होते हैं। वह ऊर्ध्वबंध, ऊर्ध्वबंध का मतलब वर्टिकल बॉन्ड, देखने वाले से दूर होते हैं। बहुत सिंपल बात बताइए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, ए बी डी और सी लिया है, इसको लगभग बराबर मानते हैं हम। तो इस संरचना में हमें क्या पता चलता है? ए और बी जो है वो क्षैतिज बंध है जो हमारी तरफ है, तथा सी और डी क्या है? हमसे दूर जा रहे हैं। इसको हम इस प्रकार भी मान सकते हैं। ए और बी ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। सी और डी, इसका मतलब ए और बी हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेंगे जो हमारी तरफ है, और सी और डी जो हमसे दूर जा रहे हैं उसकी तरफ रहेंगे। ये तो था पहला नियम। अब दूसरा नियम, ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा का मतलब जो सीधी लाइन खड़ी है। ऊर्ध्व रेखा उस अणु में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को दर्शाती है, लॉन्गेस्ट चेन। कौन दर्शाती है? वर्टिकल लाइन। इस रेखा के शीर्ष पर, टॉप पर, इसका मतलब है सी की जगह, इस रेखा के शीर्ष पर वह समूह रखते हैं जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला हो, प्रायोरिटी वाला हो, या सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला हो। सबसे ज्यादा प्राथमिकता या सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत होने वाला हो, ऑक्सीकृत होने वाला हो। जो चेन दी है उसके अंदर जो एटम्स हैं उसको देखना है, या जो ग्रुप जुड़ा हुआ उसको देखना है, उनमें से देखना है। या फिर वह समूह जो अणु के नाम को अनुलग्न प्रदान करता हो, या अणु के नाम को अनुलग्न प्रदान करता हो, यह हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल में जो शीर्ष समूह होता है वो COH होता है। इट्स मीन जब हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, क्रॉस करते हुए फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर कौन रहेगा? शीर्ष पर COH रहेगा। उसके बाद तीसरा नियम देखते हैं, ऊर्ध्व रेखा के निचले सिरे पर वह समूह रखते हैं जिससे लंबी कार्बन श्रृंखला समाप्त होती हो। नीचे कौन रखना है? जहां श्रृंखला समाप्त होती हो।
लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। लैक्टिक एसिड में श्रृंखला CH3 पे समाप्त होती है। शेष दो समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों ओर रख देते हैं। H व OH समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर रखने पर हमें लैक्टिक एसिड की पूर्ण संरचना प्राप्त हो जाती है। H और OH दोनों को कहीं भी रख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा फिशर प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड CHO CH2OH OH और H, इसका अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन कराते हैं तो CHO CH2OH H और OH। इस कन्वर्जन से हमें पता चलता है कि जो एल्डिहाइड समूह है और प्राथमिक अल्कोहल समूह है ये हमसे दूर जा रहे हैं, जबकि OH हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन हमारी तरफ है। इसका हम कन्वर्जन कराते हैं तो CHO मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है इसके अंदर, तो ये सबसे ऊपर रहेगा और उसके बाद सबसे नीचे जहाँ श्रृंखला समाप्त होती है वो ग्रुप रहेगा, और जो बचे हुए हैं उनको हम क्षैतिज रेखा के ऊपर लिख देते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन बनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको भी देखना जरूरी है। तो उसको हम लिमिटेशन के रूप में भी पढ़ सकते हैं या ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप कोई फिशर प्रोजेक्शन बनाते हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। संरचना को तल से बाहर नहीं उठाना है। पहली बात, जो भी स्ट्रक्चर है संरचना को तल से बाहर नहीं उठाना है। हालांकि हम इसे तल में 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अब 180 और 360 ही क्यों, 90 नहीं, इसके बीच के एंगल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्षैतिज प्रतिस्थापी क्षैतिज ही रहेंगे, वे ऊर्ध्व प्रतिस्थापी ऊर्ध्व ही रहेंगे। संरचना को तल से बाहर नहीं उठाना है। हम इन्हें तल में 180 डिग्री या 360 डिग्री से घुमा जरूर सकते हैं, घुमा सकते हैं। घुमाने से उनकी स्ट्रक्चर को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्षैतिज प्रतिस्थापी है वो क्षैतिज ही रहेगा और जो ऊर्ध्व प्रतिस्थापी है वह ऊर्ध्व ही रहेगा। क्योंकि इतने कोण पर घुमाने से क्षैतिज प्रतिस्थापी क्षैतिज स्थिति पर ही रहेंगे, क्षैतिज ही रहेंगे, वह ऊर्ध्व प्रतिस्थापी ऊर्ध्व ही रहेंगे। इसका मतलब है संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम 90 व 270 डिग्री के तल में घूर्णन करेंगे तो क्या होगा, प्रतिस्थापी क्षैतिज जो है वह ऊर्ध्व हो जाएगा और ऊर्ध्व प्रतिस्थापी है वो क्षैतिज हो जाएगा और अणु का विन्यास परिवर्तित हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। 90 डिग्री और 270 डिग्री से तल में घूर्णन करने पर क्षैतिज प्रतिस्थापी ऊर्ध्व हो जाएंगे और ऊर्ध्व प्रतिस्थापी क्षैतिज हो जाएंगे। अतः अणु का विन्यास
परिवर्तित हो जाएगा। अतः ये घूर्णन अणु में मान्य नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रतिस्थापियों के एक युग्म की अदला बदली करने पर हमें एनेंशियोमर संरचनाएं प्राप्त होती है। इस का मतलब है कि वे प्रतिबिंब समावेवी हैं, वो दर्पण प्रतिबिंब है। प्रतिस्थापियों के एक युग्म की अदला बदली करने पर हमें प्रतिबिंब समावेवी प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम लैक्टिक एसिड को भी लेके चलते हैं। हमने OH को यहाँ रिप्लेस कर दिया और H को यहाँ कर दिया। संरचना 1 और संरचना 2 आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं। संरचना 1 और संरचना 2 आपस में दर्पण प्रतिबिंब है। एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र का अनुरूप सूत्र में परिवर्तन आइडेंटिकल वापस बनाना है, जिसमें कि प्रतिस्थापियों का क्रम भिन्न हो, दो प्रकार से किया जा सकता है। अगर हम चेंज करना चाहें, प्रतिस्थापियों का क्रम चेंज करना चाहें, तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि अणु अनुरूप ही रहे, उसका विन्यास सेम रहे, उसके विन्यास में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए। एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र का अनुरूप का मतलब होता है समान संरचना, समान विन्यास। अनुरूप सूत्र में परिवर्तन, जिसमें कि प्रतिस्थापियों का क्रम भिन्न, दो प्रकार से किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। पहला, दो प्रतिस्थापी युग्मों को आपस में बदलकर, दो प्रतिस्थापी युग्मों को आपस में एक्सचेंज करके, बदलकर, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चर है H को यहाँ ले गए, COH को यहाँ लाए, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम अंतर परिवर्तन। प्रथम अंतर परिवर्तन। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ H आ जाएगा, ये OH है, ये CH3 है और ये हमारा COOH है। उसके बाद हम सेकंड चेंज करेंगे, सेकंड कन्वर्जन, द्वितीय अंतः परिवर्तन। बहुत ही सिंपल है। इसको हम यहाँ ले गए और इसको हम यहाँ ले आए। कम से कम दो अंतर परिवर्तन करना जरूरी है। इट्स मीन 180 डिग्री एंगल पर घुमाना जरूरी है, समझ लो। तो H अपनी जगह पे है, CH3 अपनी जगह पे है, ये यहाँ आ गया COOH आ गया और ये आ गया अपना OH। तो संरचना 1 और संरचना 2 अनुरूप है। ये तो था प्रथम परिवर्तन, जिसके द्वारा हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड नियम की। प्रतिस्थापियों के तीन समूहों को घुमाने पर
किंतु चौथा समूह स्थिर होना चाहिए। प्रतिस्थापियों के 3 के समूह को घुमाने पर किंतु चौथा समूह क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं ए बी सी और डी और इसको रोटेशन देते हैं। क्या करते हैं? ए को स्थिर रखते हुए, ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को स्थिर रखते हुए, बहुत ही सिंपल बात है। ए अपनी जगह पे है तो ए तो हमारा यहाँ फिक्स हो गया। अब हमने इसको रोटेशन दिया, तो सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। संरचना 1 और संरचना 2 अनुरूप है। अनुरूप का मतलब होता है इनका नामकरण जब करेंगे तो हमें अनुरूप मिलेगी। इसी प्रकार एक से अधिक किरेल केंद्रों वाले अणुओं के लिए भी हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंब समावयवियों एवं विभिन्न समावयवियों का नामकरण, आपेक्षिक तथा निरपेक्ष विन्यास के बारे में। धन्यवाद।